नाइट्रो कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सब आपने भाई थोड़ा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, ठीक है बात। तो भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो एल्कीन, फिर हम क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो पहले हम बात करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनमें सबसे पहले हमारा नाम होएगा भाई फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर का। मतलब तो ये होते कैसे, दूसरा इनका रंग कैसा होगा, तीसरा इनकी गंध कैसी होगी। तो मैं आपको बताऊँ नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, कलरलेस क्या होते हैं, और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब कलरलेस, प्योर होंगे तो कलरलेस होंगे, और इनकी स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट, और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपको होगे लिक्विड फॉर्म के अंदर कैसे करके भाई, कम मॉलिक्यूलर मास वाले भी लिक्विड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर गए, तो इसलिए एग्जिस्ट कर गए क्योंकि यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे नाइट्रो एल्केन के अंदर जो N और O का जो बॉन्ड होता है उसके अंदर भाई काफ़ी एंगल नहीं होता क्या, काफ़ी कम एंगल होता है भाई यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर N पे क्या होता है पॉजिटिव, O पे क्या होते हैं नेगेटिव। तो उसकी वजह से बताओ क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या बनता, डाइपोल मोमेंट, नहीं उपकार आपको। तो अब डाइपोल मोमेंट होएगा तो यहाँ पर खूब सारे क्या बनेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनेंगे, और खूब सारे क्या होंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डेफिनेटली इनको इनकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम, इसलिए क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो नाइट्रो एल्केन आपको पता लगे कलरलेस होंगे प्योर फॉर्म में, प्लीजेंट स्मेल और क्या होंगे लिक्विड। दूसरी तरफ जो पे क्या है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, वो क्या होते हैं पेल येलो, क्या होते हैं, उनका हल्का येलो कलर होगा, ठीक है, और वो लिक्विड या सॉलिड होंगे, मतलब लोअर क्या होंगे लिक्विड, और हायर मेंबर क्या होंगे इसके सॉलिड्स होंगे। जैसे नाइट्रोबेंजीन का कलर मेरे ख्याल से क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है पेल लिक्विड कलर, क्या होता है पेल कलर, पेल येलो ने क्या होता है लिक्विड, पेल येलो कलर क्या होता है ये लिक्विड होता है, और इसकी बादाम जैसी क्या होती है स्मेल, ठीक है। अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, तो ये हमारे पास आ गया इसका। अब बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपको नजर आ जाएगा, अगर नाइट्रोमीथेन कहता हूँ मैं, क्या कहता हूँ मैं नाइट्रोमीथेन, तो CH3NO2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 374, और इसका मास होता है 61। इसके आसपास मास वाला कौन सा होता है ब्यूटेन, उसका होता है, ब्यूटेन का होता है भाई 138। तो अपने एल्केन के मुकाबले इसमें कहीं ज्यादा क्या है बताओ बॉइलिंग पॉइंट नहीं क्या। नाइट्रो इथेन और पेंटेन, नाइट्रो इथेन क्या CH3 CH2NO2, इसके बराबर मास का एल्केन कौन सा होता है पेंटेन, कौन भाई पेंटेन का, और नाइट्रो इथेन का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट क्या होता है सेम होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बताओ भाई, बताओ नाइट्रो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या 388 है, और इसका बताओ क्या है 143, और सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन का 484 होता है, कितना होता है। तो आपको होगी ऐसी क्या वजह होगी कि अब यानी कि अपने जो क्या होते हैं ये हाइड्रोकार्बन अपने काउंटर पार्ट जो क्या होते हैं, अरे बोलो भाई, यानी नाइट्रो एल्केन्स के जो काउंटर पार्ट होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के हाइड्रोकार्बन काउंटर पार्ट,
उनके मुकाबले इनके बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज़्यादा है ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस के ऊपर, और जो वीक फोर्सेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप होता है, तो नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से एन के मुकाबले ओ क्या होता है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। और आपको पता वैसे भी रेजोनेंस की वजह से भी, क्या रेजोनेंस की वजह से भी अगर क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो ये जो ओ होंगे, ये एन होगा, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होएगा। और प्लस आर इफेक्ट से भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ही होगा भाई। नहीं है आपको? ऐसा क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट होता है। इन दोनों तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है ये, माइनस आई और माइनस आर। तो मिजोमेरिक इफेक्ट से भी क्या है? विदड्रॉइंग। इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या है? विदड्रॉइंग। तो मॉलिक्यूल के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इससे यहाँ पर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। नहीं है आपको? और जनरली आपको पता है भाई, जिनमें डबल बॉन्ड ना भी होगा, रिंग ना होगा, तब भी वहाँ पर NO2 ग्रुप तो होगा, तब भी क्या होगा? वहाँ पर डाइपोल मोमेंट वहाँ बनेगा ना। और जहाँ पर डाइपोल मोमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनते होंगे। आपको पता होगा सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास कौन सी थी? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। उनसे स्ट्रॉन्ग कौन सी थी आपकी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फिर कौन सा? एच बॉन्डिंग। तो यहाँ पर एटलीस्ट क्या होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। आगे आपको समझ में? तीसरा अगर हम बात करें, बताओ किसकी? सोल्यूबिलिटी। किसकी भाई? सोल्यूबिलिटी की। तो मैं आपको बताऊँ, नाइट्रो एल्किन क्या होते हैं? पानी में स्पेयरिंगली सोल्यूबल। और नाइट्रो एल्किन क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। नाइट्रो एरिन, नाइट्रो एल्किन तो क्या होते हैं? पानी में स्पेयरिंगली सोल्यूबल, थोड़े बहुत सोल्यूबल। और नाइट्रो एरिन क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। ओके? नहीं आपको समझ में? लेकिन ध्यान रखियो, नाइट्रो एल्केन हो चाहे नाइट्रो एल्कीन हो, नाइट्रो एल्केन हो चाहे नाइट्रो एरिन हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? खूब धड़ल्ले से घुलते होते हैं। इजंट इट? अच्छा, अब अगर हम बात करूं स्टेबिलिटी किसकी भाई? स्टेबिलिटी की। क्या स्टेबिलिटी की? देखो, स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, उपकार, अगर आपके पास दो आइसोमर है नाइट्रोबेंजीन के, अगर आपके पास बेंजीन के दो नाइट्रो डेरिवेटिव हैं और उनके अलग अलग क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको आप डिस्टिलेशन से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते क्या? हाँ बताओ बेटा, क्या आप भाई डिस्टिलेशन से उन कंपाउंड्स को आपस में सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, जो नाइट्रो एल्केन होते हैं ना, कई कंपाउंड क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक वो और कंपाउंड्स में टूटते नहीं, मतलब वो अपनी फॉर्म को बनाए रहते हैं। तो उनको सेपरेट करना क्या होता है? इजी। कई क्या होते हैं कि थोड़ा सा गर्म करते ही बॉयल होने से पहले क्या होंगे? वो और कंपाउंड्स में टूटे कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। तो जो नाइट्रो एल्केन है क्या आपके, वो तो भाई क्या काफ़ी स्टेबल हैं, और उनको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर सकते हो? डिस्टिल। क्या नाइट्रो एल्केन को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर सकते हो? उनका डिस्टिलेशन कर सकते हो। लेकिन इनके आइसोमर कौन हुआ करते? एल्काइल नाइट्राइट। इनके आइसोमर कौन हुआ करते? नाइट्रो एल्केन के एल्काइल नाइट्राइट, जहां पर NO2 नहीं क्या हुआ करता? ONO, है ना? वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। उनको आप सिंपल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप क्या करोगे? उनको गर्म करोगे, उबाल भाई डिस्टिल करने के लिए, डिस्टिलेशन के लिए, वो टूट के और कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है? और मैं बताऊं, वो तो एक्सप्लोड कर जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? वो तो ऑन हीटिंग। ठीक है? नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई,
और नाइट्रोएरिन भी क्या, नाइट्रोएरिन भी क्या होंगे बताओ, ये भी आप इनको भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिस्टिल नहीं कर सकते। इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, इनके लिए आपको नहीं है, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी स्टीम डिस्टिलेशन, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, कौन सी, स्टीम डिस्टिलेशन। उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मिक्सचर का, घट जाएगा ना, इजंट इट। तो इनको आपको फिर ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। बोलो भाई नाइट्रो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एक तो मैं आपको बताऊं, आप इनको रिड्यूस कर सकते हो भाई किसमें, जो नाइट्रो एल्केन होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स का हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं भाई, आपको पता लग जाएगा कि इनको भी कैसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल RnO2, आपका RnO2, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन मिला के और यहाँ से वाटर निकाल के आप इसका क्या नाइट्रोसो कंपाउंड RnO बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, RnO। इन नाइट्रोसो कंपाउंड को इनसे आप क्या बनाओगे, हाइड्रोक्सिलामीन। क्या, इनसे हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी कि NHOH, इजंट इट। एक H यहाँ आ गया, एक H हमारा यहाँ पर आ गया, और इनके फर्दर रिडक्शन के जरिए, अब अगर आपने फर्दर क्या ऐड कर दिया, 2H, तब क्या हो जाएगा, RnH2 और प्लस वाटर निकल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो इनका भाई रिडक्शन करके, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के जरिए पहले हम क्या बना सकते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड, फिर हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन, और फिर उससे हम क्या बना लेंगे, प्राइमरी अमीन्स, इजंट इट। तो इनकी काफ़ी सारी क्या होती हैं, इनकी भाई इनके रिडक्शन की काफ़ी सारे क्या होते हैं तरीके, तो आपको इनका मैकेनिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको याद कर लियो भाई, ओके। कि नहीं आपको बताओ भाई, तुमने क्या बताया था, एक तो इनको आप रिड्यूस कर सकते हो एनिलीन में, किसमें भाई, एनिलीन में इनको रिड्यूस किया जा सकता है, यानी RnO2 से बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर आपने अमीन बनाई थी ना, आपने नाइट्रो एल्केन से क्या बनाए थे, प्राइमरी अमीन, तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा, एनिलीन। नाइट्रो एल्केन से क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा, एनिलीन। आ गया आपको ये, यानी NO2 ग्रुप की बजाय और क्या होगा, और हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोक्सिलामीन भाई, ये कैटालिस्ट इस्तेमाल करके। ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ये भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, रिडक्शन टू एजो कंपाउंड, क्या, यहाँ देखो हमारे पास क्या है ये, और यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक मेटल विद सोडियम, यानी कि आप एजो नाइट्रो से आप क्या बनाओगे, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड कौन से होते हैं, जहाँ पर NN बॉन्ड आ जाए, जहाँ पर क्या जाए हमारे पास NN बॉन्ड आ जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एजो कंपाउंड। आ गया आपको। और भाई एलिफेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन क्या होगा हमारे पास, इनको आप इवन हाइड्रोकार्बन्स में क्या कर सकते हो, रिड्यूस, क्या, इनको आप इवन किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन में। क्योंकि याद करो मीथेन से आपने क्या बनाए थे, याद करियो भाई, नहीं वो तो अपने घर से बनाए थे, अल्काइल हैलाइड से ना, अरे प्रिपरेशन में क्या बनाया था आपने, रुको मैंने आपको बताया था ना, हाँ आपने मीथेन से एल्केन से आपने क्या बनाए थे, HNO3 का ट्रीटमेंट दिया था, 673 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर था। मैंने क्या बोला था, मीथेन है, इथेन है, एल्केन है, उनका भी आप क्या कर सकते हो, नाइट्रेशन, किसके जरिए, बहुत फियर्स कंडीशन के ऊपर। तो नाइट्रो एल्केन को जब बन गए ना, तो उनको वापस एल्केन में कन्वर्ट किया
जा सकता है। तो एक तो कहाँ कहाँ नोट होते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, नहीं आपको, और कैसे हुआ ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और एक इनको यहाँ पर तो आपने नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाया है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बनाया है, क्या बनाया यहाँ पर एल्केन। और दूसरा अमीन को हम क्या बना सकते हैं, अमीन, दूसरा इनसे हम क्या बना पाएंगे, अमीन। इनके मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके बता रखे भाई। और एक इनसे हम क्या बना पाएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल मतलब भाई OH भी है और अमीन भी है, नहीं आपको। और एक क्या हो जाएगा, ऑक्साइम। ऑक्साइम का मतलब क्या होता है, जहां पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और N के ऑक्साइड एक साइड क्या हो, OH ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइल अमीन में भी आप इनको रिड्यूस कर सकते हो भाई। तो इनके रिडक्शन काफ़ी सारे क्या हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ही होगी, इनके आपको मैकेनिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैकेनिज्म पढ़ाते हैं MSc क्लास के अंदर, BSc क्लास के अंदर। ओके, ठीक है भाई। अच्छा अब बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। 15 मिनट रहते ना, बैलेंस हो गई उस दिन, नहीं रहते ना मेरे कुछ भी, बैलेंस हो गया ना तो भाई, है ना, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं भाई, जो हमारे पास ये नाइट्रो कंपाउंड होंगे ना, क्या होंगे हमारे पास जो, अरे बोलो भाई, जो हमारे पास क्या होंगे ये नाइट्रो कंपाउंड, यहां पर एक, जैसे वहां पर एक आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आया करता, क्या आया करता, एल्डोल कंडेंसेशन आया करता आपके पास, ठीक है। तो सिमिलरली यहां भी क्या है, आप वैसा वैसा एक वेरिएंट तैयार कर सकते हैं। आपको ऐसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं, अगर मेरे पास नाइट्रोमीथेन, क्या है मेरे पास नाइट्रोमीथेन, ठीक है। तो नाइट्रोमीथेन में ये CH3 होता होगा ना, तो आप इसको ऐसे लिखो CH3, ऐसे लिखो H, CH3H। और यहां पर क्या लिखो, यहां क्या होता हमारे पास, सॉरी, अरे बताओ भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको पक्का, तो क्या आएगा हमारे पास, तो CH3 यहां पर क्या लिखो N, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होता है कि जो आपका अल्फा कार्बन है, ये प्रोटॉन भी क्या हो जाता है बहुत ज्यादा एसिडिक उपकार, तो ये प्रोटॉन बहुत ज्यादा भाई क्या एक्वायर कर लेता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर कोई बेस आ गया तो वो इसको न्यूक्लियोफाइल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, किसमें, आपको कैसे कैसे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने NaOH मिला दिया, Na, तो क्या ये OH आयन सप्लाई नहीं करेगा ये OH आयन, तो ये OH आयन किसे ग्रैब कर लेगी, इस प्रोटॉन को। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बताओ, तो प्रोटॉन, तो ये नेगेटिव कहाँ इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो हमारे पास जो एनायन बनेगी वो क्या होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हमारे पास क्या बनी भाई, एक एनायन नहीं बनेगी क्या, और ये एनायन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या मेरे पास ये, तो CH2, तो इसने प्रोटॉन ग्रैब कर लिया, तो हमारे पास बताओ क्या बन गया ये CH2, नेगेटिव है मेरे पास ये एनायन, पक्का। अब ये जब यहां पर आएगी तो ये कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा ना। अब ये तो नेगेटिव था ही था, और ये क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था भाई पॉजिटिव, तो ये यहां पर आएगा, तो मेरे पास दो क्या आएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH2 डबल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा O और O, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो मेरे पास दो क्या बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक तो क्या है, एक में तो कहां पर नेगेटिव है, यहां है, और एक बारी कहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, इजंट इट। तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में वो प्रोटॉन निकलने पर हमारे पास क्या बना करती है,
एनायन नहीं बन जाया करती क्या? तो सिमिलरली यहाँ भी क्या बन गई? एनायन। अब ये एनायन कैसे एक्ट कर सकती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे भाई? नहीं आपको समझ में? तो ये एनायन अब बताओ किसी एल्डिहाइड के ऊपर कैसे एक्ट कर सकती है? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का एक दूसरा वेरिएंट आ गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है ये एनायन। नहीं आपको ये? अरे भाई मेरे पास नाइट्रोमीथेन था, नहीं था नाइट्रोमीथेन? तो CH3 ग्रुप में जो प्रोटॉन था वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, तो NaOH मिलाने पर क्या OH नेगेटिव उस प्रोटॉन को ग्रैब कर सकता है क्या? तो अगर वो प्रोटॉन ग्रैब कर लिया तो मेरे पास क्या बन गई? एनायन नहीं बन गई। और ये एनायन क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड। तो इसमें एक बारी तो नेगेटिव कहाँ पर होगा? दोनों O एंड पे, और एक बार नेगेटिव कहाँ पर होगा? इस कार्बन पे नेगेटिव होएगा। ओके, अब बताओ हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास क्या? अब आप क्या लो? कोई एल्डिहाइड लो, तो CH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है ना, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल? तो ये इसमें कैसे ऐड हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरिए। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन साइड से अटैक करेगा। तो ये इस कार्बन पे अटैक करे, क्यों पे अटैक करे? कार्बन पे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? तो डेंसिटी कहाँ से खींच रहा है? कार्बन से। तो कार्बन क्या है? पॉजिटिव तरह से, और वो क्या है? नेगेटिव। तो ये कहाँ अटैक कर दिया बताओ भाई? तो ये अपने इस लोन पेयर के जरिए कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पर नहीं जाएगा हमारे पास। उपकार बताओ। तो हमारे पास भाई ये डबल बॉन्ड यहां पर जाएगा क्या? पक्का? तो भाई ये डबल बॉन्ड हमारा इसके ऊपर जाएगा, तो ये तो यहां पर जुड़ गया, नहीं समझे बात? और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो CO ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नहीं आपको समझ में? और यहाँ क्या है मेरे पास? ये CH3 ये क्या है मेरे पास? ये H आ गया। और यहाँ पर क्या है मेरे पास? तो ये इससे कहाँ पर यहाँ पर आके जुड़ गया, नहीं आपको? तो CH2 क्या होगा मेरे पास? ये, और यहाँ पर क्या है? ये N, नहीं आपको समझ में? डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। क्या मेरे पास भाई ये स्पीशीज बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए भाई? बताओ। नहीं बता आपको पहले पड़ी? मेरे पास यही स्पीशीज, मेरे पास भाई ये स्पीशीज नहीं बननी चाहिए क्या? बननी चाहिए ना। अब अगर हमारा वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, या आप एसिडिक मीडियम बोल दो, क्या बोल दो आप? तो वहाँ से क्या ग्रैब कर लेगा? ये प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ग्रैब करते यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? OH। यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास? OH। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड नहीं बन जाएगा? बताओ उपकार। तो मेरे पास भाई ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? नहीं आपको समझ? अच्छा अब आप मुझे बताओ। अरे बड़ा सिंपल था, इसकी आपने क्या बना के एनायन? पहले तो आपने एक नाइट्रोमीथेन में से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एनायन बन गई है। ये न्यूक्लियोफाइल है क्या ये? तो इसने कहाँ अटैक कर दिया? कार्बोक्सिलिक कार्बन पे। डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? इसके ऊपर। ये नेगेटिव हो गया, तो इसने वाटर से क्या ले लिया? प्रोटॉन। तो यहाँ पर अल्कोहल बन गया हमारे पास ये। अब ये तो OH है, ये तो क्या है? तो अब ये जो प्रोटॉन है कौन सा? अब यहाँ पर आप क्या कराओ? डिहाइड्रेशन। यहाँ पर क्या कराओ भाई? तो डिहाइड्रेशन करवाने पर एक तो प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, और ये OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाए। क्या? तो OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाए, और प्रोटॉन ये यहाँ से, एक प्रोटॉन को आप एक्सटेंड करके लिख दो, एक्सटेंड करके, तो ये तो यहाँ से चला जाए। नहीं आपको समझ में? और ये क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक हो रखा है। क्या हो रखा प्रोटॉन? ये क्यों रखा भाई? क्योंकि पड़ोस में क्या क्या है? NO2 ग्रुप है, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग है, तो दिस प्रोटॉन इज एसिडिक। तो ये प्रोटॉन कौन निकाल सकता है? OH। तो ये क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या निकल जाएगा? और ये बोर्ड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा?
डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा खत्म, ये क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHNO2। नहीं है आपको? बोलो भाई, सही बनाया होगा हमने? ठीक है, नहीं है आपको? तो इस तरह की रिएक्शंस भी उपकार ये शो कर सकता है। ठीक है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन यहां पर आपने शुरू में क्या लिया है बताओ भाई, बताओ। नाइट्रोएल्केन से क्या तैयार हुआ है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ठीक है। अच्छा अब बताओ भाई, और मैं आपको बताऊं, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं क्या? मैं एग्जांपल लिखता हूं, तो RCH2NO2 अगर आप इसमें मिलाते हो NaOH की प्रेजेंस में Br, क्या अगर आप इसमें NaOH और Br2 मिलाते हो, क्या मिलाते हो? Br2, तो एक तो पता क्या निकल जाएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, नहीं है आपको? तो ये वाटर तो क्या निकाल जाएगा, HOH क्या निकाल लेगा, वाटर, और ये क्या Br2 है, OH क्या निकाल लेगा, कर एक प्रोटॉन, तो वाटर गया, एक Br यहां पर आ जाएगा, और एक Br कौन निकल लिया, NaBr, तो Br2 था ना भाई, तो एक Br गया Na के साथ, और एक गया यहां पर चला गया, और H था वो OH के साथ चला गया, वाटर। नहीं है आपको? सिमिलर स्टेप से अगर आप इसको रिपीट करोगे, क्या अगर आप इसमें सिमिलर स्टेप से रिपीट करोगे, ओके, तो यहां पर भाई हमारे पास एक और क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक जुड़ा ना, अरे बोलो भाई, तो यहां पर आप एक और भी जोड़ सकते हो Br, क्या एक और Br जोड़ सकते हो भाई, लेकिन सेकंड स्टेप में HBr निकलेगा इसमें भाई, सेकंड में क्या निकलेगा, HBr, यानी एक तो Br जाएगा H के साथ जो यहां से निकलेगा, और एक Br यहां पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन भी ये शो करता है। दूसरा मैं आपको बताऊं भाई, ये किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इसके शो होती हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की, नाइट्रोबेंजीन के अंदर, किसमें, नाइट्रोबेंजीन के अंदर। और ये आपको पता है ऐसा क्यों होगा भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा, सॉरी, जब आप क्या बनाओगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऐसे नहीं बनाते क्या, बताओ भाई, ऐसे बनाते होंगे ना, तो ये यहां पर जाएगा, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो अगले स्टेप में बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं आपको समझ में, उपकार, तो इस इंटेंसिटी कहां से खींच ली बताओ, ऑर्थो से। आप आगे जाओगे तो यहां पर आएगा तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आओगे पॉजिटिव यहां आ जाएगा, फिर यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा तो पॉजिटिव वापस यहां आ जाएगा, इजंट इट? पक्की बात है ना भाई? ठीक है, तो मुझे पता है कि नाइट्रो ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग होता है, बताओ, ऑर्थो एंड पैरा पे से डेंसिटी खींच लेता है, तो डेंसिटी रिलेटिवली कहां बच जाएगी, मेटा पे, तो इनकमिंग ग्रुप कहां अटैक करेंगे, मेटा साइट पे अटैक करेंगे भाई, तो इनकमिंग ग्रुप डेफिनेटली कहां अटैक करेंगे, मेटासाइट, 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 किन पे, मेटासाइट, मेटासाइट, मेटासाइट। और रिएक्शन का मैकेनिज्म वही रहेगा जो आप पढ़ते हो, क्या रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपका वही रहेगा, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोफाइल भाई Cl पॉजिटिव ही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो आ जाए, तो पहली बात अटैक कहां करें, मेटा पे, क्योंकि हमको पता है NO2 ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है ना। तो अटैक कहाँ पर होएगा, मेटा साइट पे अटैक होएगा। तो अटैक कैसे होगा बताओ, तो ये जब यहाँ पर आएगा ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ कौन, यहाँ एच तो था ही, एच तो यहाँ पर था ही भाई, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ इस पे कंटेक्ट कर सी एल ने, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, मतलब इस कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर डबल बॉन्ड के किससे बाइंड करने में, सी एल पॉजिटिव से बाइंड करने पे। इन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इस कार्बन के ऊपर, तो सी एल पॉजिटिव ने अटैक भी कहाँ कर दिया, इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास पॉजिटिव आ गया। फिर वही तरीका है, इसको आप कहाँ लेके जाओगे बताओ, यहाँ लेके जाओगे, बोलो भाई, फिर ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, नहीं है आपको समझ में। अब जो हमारा बेस हो क्या हो, हमारा बेस, वो बेस क्या निकाल लेगा यहाँ से प्रोटॉन, तो ये कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्लोरीन यहाँ पर टच नहीं हो गया वहाँ पर बताओ, लेकिन किस मेटा पे किसी भाई, तो मुझे पता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग दिया करता वो अभी भी आएंगी, बस अंतर क्या हो जाएगा, ये अटैक कहाँ पर होगा बताओ भाई, मेटा पे ये अटैक होएगा। ओके, अरे बोलो भाई, तो जो जो आपके पास क्या आया करती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सारी आप करवा सकते हो यहाँ पर। ओके, नहीं आपको समझ में, तो NO2 में, तो नाइट्रोबेंजीन में आपने क्या जोड़ा, Br2, क्या जोड़ा बताओ भाई, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा Br, HNO3 डाला, तो यहाँ पर क्या जाएगा NO2, और सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा SO3H, SO3H नहीं है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, तीनों यहाँ पर काम करेंगे, बस अंतर क्या हो जाएगा, जैसे बेंजीन में क्या करता सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन ही क्या करता, वो तीनों यहाँ भी होंगे, लेकिन कहाँ पर हो जाएगा मेटा साइट, इजंट इट। अच्छा भाई, अच्छा एक बात और भी है, क्या एक बात और भी है, बताओ क्या, बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो तो क्या देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड्स तो आमतौर पे कौन सी रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एराइल हैलाइड कौन से प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं आपको, बोलो भाई, एलिफेटिक कंपाउंड में क्या आती हैं खूब सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कौन सी आती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। उसकी वजह क्या होती थी नॉर्मली उसकी वजह क्या करती, देखो यहां पर क्या है, बहुत सारे उपकार, यहां पर बहुत सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है ना, यहां पर बहुत सारे क्या है भाई, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या इनको H नेगेटिव की फॉर्म में हटाए, किनको हटाए, मतलब ये जाए तो H ही, लेकिन हाइड्राइड जाए, क्या जाए भाई, आपको पता होगा ना, हाइड्रोजन निकलने के दो तरीके हैं, तीन तरीके होते हैं हाइड्रोजन निकलने के, एक तो एटम निकलना, एक प्रोटॉन निकलना, और एक हाइड्राइड निकलना। नहीं आपको, अगर कहीं से H निकल जाए, एटम निकल जाए, उसको बोलते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, अगर H एटम रिप्लेस हो जाए किसी से तो क्या बोलेंगे उसको, रेडिकल क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। H पॉजिटिव निकल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि H पॉजिटिव भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो हट गया, और कोई स्ट्रॉन्गर क्या गया, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन H नेगेटिव हट जाए तब क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो H निकलने के तीन तरीके होते हैं, H पॉजिटिव निकलना, H नेगेटिव निकलना, H निकलना। तो H निकला रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, किसी ने आके H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक, किसी ने आके H नेगेटिव कर दिया डिस्प्लेस, तो क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक। नहीं है आपको, तो आमतौर पे होता क्या है, क्योंकि आपको पता बेंजीन रिंग में बहुत सारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग के
ऊपर और नीचे बहुत सारी क्या होती है उपकार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इजंट इट। तो आपको इससे क्या होता है, इससे भाई ये होता है, अगर यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इससे ये होता है कि इस पे न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं, नेगेटिव, और डेंसिटी भी क्या होती है, नेगेटिव। क्लाउड तो नेगेटिव होता होगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल को नज़दीक आने, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ इनमें से किसी को H नेगेटिव फॉर्म में हटा नहीं सकते आमतौर पे। अब समझ गए बात कि क्यों न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाते बेंजीन रिंग के ऊपर। कौन अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इसमें खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसको आसानी से यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेगा। आगे आपको समझ में, तो इसलिए आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही गिनती का होता है। जैसे एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिनती का होता है, वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप बताओ, तो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता भाई, तो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्यों बेटा, अरे आने दी। लेकिन क्या हो अगर मैं यहां पर क्या जोड़ दूं, NO2, आपको इससे क्या होता है, इससे होता ये है, तो अगर आपने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए क्या जोड़ दिया, NO2 ग्रुप, तो ये डेंसिटी कहां से खींच लेगा, रिंग के ऊपर से। अब रिंग पे डेंसिटी कम है, अब न्यूक्लियोफाइल को कोई इतना धक्के मारने वाला नहीं है, यानी थोड़े चांसेस, यानी कि वैसे तो रिंग क्या नहीं देता, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा नहीं, लेकिन अगर इस पे क्या जोड़ दिया जाए, नाइट्रो ग्रुप, जो खूब सारा क्या है विड्रॉइंग, तो वो रिंग से डेंसिटी खींच लेगा ना, तब फिर रिंग की इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि न्यूक्लियोफाइल को दूसरे धक्के मार दे। अब न्यूक्लियोफाइल के पास चांस है कि वो इनमें से किन को हटा पाए, H नेगेटिव को हटा के क्या जाए, जैसे OH नेगेटिव का होता है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हटा के यहां पर कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव। यानी यहां पर क्या आ सकता है बताओ, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्थो पे क्यों लेके आया मैं, क्योंकि डेंसिटी का, क्योंकि ऑर्थो पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट -I इफेक्ट भी इसका ऑर्थो तक, और -R इफेक्ट भी है। आगे समझ, तुम क्या बोलेंगे कि बेंजीन रिंग वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तेरे पहल कर देगा ये, लेकिन अगर इसके साथ नाइट्रो ग्रुप जैसे जुड़ रहे हैं तो वो डेंसिटी खींच के इससे इस पे कम कर देंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर भी क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं है बेटा आपको ये पक्का पल्ले पड़ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।